हेलो दोस्तों, लक्ष्य जेआरएफ में आपका स्वागत है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आज हम बात करने वाले हैं हीगल के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं हम हीगल के जीवन परिचय की। तो हीगल का जो जन्म है वो 1770 ईस्वी में जर्मनी के स्टुगार्ट नामक स्थान पे हुआ था। मतलब कि हीगल एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक थे। हीगल के राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में हीगल जो हैं आदर्शवाद के प्रमुख उन्नायक माने जाते हैं। बात करते हैं हीगल की रचनाओं के बारे में। तो हीगल की जो रचनाएं हैं उसमें द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट जो कि 1807 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनकी अगली पुस्तक जो है साइंस ऑफ लॉजिक जो 1816 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इनकी अगली पुस्तक जो है फिलॉसफी ऑफ लॉ या फिलॉसफी ऑफ स्पिरिट जो कि 1821 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगली पुस्तक की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, और इनकी अगली पुस्तक की बात करें तो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री जो कि 1836 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ साइंस, ये हैं हीगल की पुस्तकें। अब बात करते हैं हीगल के इतिहास दर्शन की, हीगल के द्वंद्वात्मक विचार के बारे में, हीगल के इतिहास दर्शन के बारे में। तो हीगल का विश्वास है या हीगल मानते हैं कि इतिहास जो है वो एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से चेतना अपने परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। यह प्रक्रिया जो है अपने अंतर्निहित नियमों से बंधी है जिसे कि बाहर से नियंत्रित अथवा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि हीगल मानते हैं कि इतिहास जो होता है वो निरंतर विकास करता है, निरंतर विकास की प्रक्रिया है। मतलब वो निरंतर बढ़ता जाता है और इसी प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य की जो चेतना है या जो राज्य की चेतना है, मनुष्य की जो चेतना है वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती है। राज्य अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, मनुष्य जो है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। और यह प्रक्रिया जो है अपने नियम, इन प्रक्रियाओं को कोई बाहरी से लागू नहीं करता है, यह अपने आप ही होता रहता है, अपने अंतर्निहित नियमों से ही बंधी रहती है जिनको बाहर से ना तो कोई नियंत्रित कर सकता है और ना ही कोई इन नियमों को परिवर्तित कर सकता है। तो हीगल मानते हैं कि चेतन तत्व या विचार तत्व सृष्टि का सार तत्व है। अतः विकास की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वह शुरू से अंत तक विचारों के उत्थान पतन की कहानी है। मतलब कि हीगल मानते हैं कि चेतन तत्व या विचार तत्व, मनुष्य की जो चेतना होती है या जो विचार होता है वही सृष्टि का सार तत्व है, वही सृष्टि का प्रमुख तत्व है। अतः विकास की संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है, मनुष्य के विकास का कह लीजिए या राज्य के विकास का या राज्य का विकास का, ये विकास की संपूर्ण जो प्रक्रिया है शुरू से लेके अंत तक विचारों के ही उत्थान और पतन की कहानी मानी जाती है। हीगल मानते हैं कि सारा समाज जो है, सारा सामाजिक परिवर्तन और विकास परस्पर विरोधी तत्वों या विरोधी विचारों के संघर्ष का परिणाम है। इस पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है। मतलब कि जितने सामाजिक परिवर्तन या सारा जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो क्या है, परस्पर विरोधी तत्वों या विरोधी विचारों से संघर्ष के परिणाम में होता है, संघर्षों के परिणाम से होता है। और इस पद्धति को क्या कहते हैं, द्वंद्वात्मक पद्धति। द्वंद्वात्मक पद्धति क्या होती है, द्वंद्वात्मक पद्धति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वाद विवाद के अंतर्गत विचारों का निर्माण और स्पष्टीकरण किया जाता है या स्पष्टीकरण होता है। द्वंद्वात्मक पद्धति में क्या है कि कोई भी विचार जो है द्वंद्व के मार्ग पे अग्रसर होती है। मतलब कि द्वंद्वात्मक पद्धति में यह होता है कि कोई भी विचार होता है, उस विचार के उलट भी कोई विचार होता है। जब दोनों विचार आपस में टकराते हैं तो एक नया विचार, दोनों विचारों का जो गलत तत्व है वो निकलकर बाहर चला जाता है और एक नया विचार सामने आता है। तो हीगल मानते हैं कि इस तरह सामाजिक परिवर्तन या विकास की प्रक्रिया जो है तीन अवस्थाओं में संपन्न होती है, तीन अवस्थाओं में संपन्न होती है। और यह प्रक्रिया
तब तक पूर्णत्व की स्थिति में नहीं पहुंच जाती जब तक यह प्रक्रिया अपने आप को दोहराती रहती है। मतलब कि हीगल मानते हैं कि इस तरह से जो सामाजिक परिवर्तन होता है या जो विकास होता है वो 3 अवस्थाओं में संपन्न होती है, और जब तक वह अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता यह प्रक्रिया जो है अपने आप को हमेशा दोहराती रहती है। तो ये 3 अवस्थाएं क्या हैं? ये 3 अवस्थाएं वाद, विवाद और संवाद हैं। इन्हीं के द्वारा ही सामाजिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो हीगल मानते हैं कि सबसे पहले शुरू में क्या है कि वाद अस्तित्व में आता है, जो कि पूर्णतः सत्य नहीं होता है। वाद मतलब कोई विचार जैसे अस्तित्व में आता है वह पूर्णतः सत्य नहीं होता है, क्योंकि सत्य का स्वरूप अस्थाई और स्थिर होता है, लेकिन वाद जो है वो पूर्णतः सत्य नहीं है। तो स्वभाव से क्या होगा? स्वभाव से ही अस्थिर होगा, जिसके परिणाम स्वरूप इसके विपरीत रूप में प्रतिवाद या विवाद सामने आता है। यह प्रतिवाद भी पूर्णतः सत्य नहीं होता है और वाद भी सत्य नहीं होता है। तो क्या होता है कि वाद और विवाद दोनों विचारों को आपस में मिलाया जाता है। इन दोनों विचारों को आपस में मिलाने से जो चीज़ें इनमें गलत हैं, जो चीज़ें असत्य हैं, वो निकलकर बाहर चली जाती हैं, और जो चीज़ें सत्य हैं वो मिलकर एक नए रूप में सामने आती हैं, जिनको क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। तो जो ये संवाद है ये भी अपने आप में पूर्णतः सत्य नहीं होता है। तो क्या होता है कि यह संवाद जो है अपने आप में पूर्णतः सत्य नहीं होता है, तो यह एक नए वाद को जन्म देता है। तो ये प्रक्रिया फिर से निरंतर चलती है। फिर ये संवाद जो है ये वाद का रूप धारण कर लेता है, फिर इसके प्रतिवाद आता है और फिर संवाद। तो ये प्रक्रिया पूरी तरीके से ऐसे चलती रहती है जब तक कि यह पूर्ण सत्य को प्राप्त ना कर ले, यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो हीगल मानते हैं कि विश्व इतिहास की जो प्रक्रिया में प्रत्येक राष्ट्र विशेष की प्रतिभा को केवल एक व्यक्ति मानकर चलना चाहिए। इतिहास की यात्रा में इन राष्ट्रों के शासन की नैतिक दशा, उनकी कला, धर्म और विज्ञान से जुड़ी गतिविधियां राष्ट्रीय चेतना की भूमिका निभाती हैं। मतलब कि हीगल मानते हैं कि विश्व इतिहास की प्रक्रिया में प्रत्येक राष्ट्र को एक व्यक्ति मान लेना चाहिए। प्रत्येक जो राष्ट्र है वो एक व्यक्ति है, और इतिहास की यात्रा में इन राष्ट्र के शासन की, मतलब राष्ट्र को अगर जो व्यक्ति मान लेते हैं तो उसकी नैतिक दशा की या राष्ट्र के नैतिक दशा की, उनके कला, धर्म और विज्ञान से जुड़ी जो भी गतिविधियां हैं वो क्या होती हैं? राष्ट्रीय चेतना होती हैं, राष्ट्रीय चेतना की भूमिका निभाती हैं। तो हीगल जो हैं वो अपने द्वंद्वात्मक पद्धति या इतिहास की व्याख्या में यही बतलाते हैं कि ये जो राज्य है या इतिहास है यह एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है, और यह हमेशा चलती रहती है जब तक कि अपने परम लक्ष्य को प्राप्ति ना कर लें। अब बात करते हैं हीगल के परिवार, नागरिक समाज और राज्य संबंधी विचार के बारे में। तो हीगल नागरिक समाज व राज्य में अंतर करते हुए इसे नैतिक और आध्यात्मिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के रूप में पहचानते हैं। हीगल मानते हैं कि राज्य या राजनीतिक समाज एक ऐसा साधन नहीं है जिसे मनुष्य अपने तर्क बुद्धि के द्वारा अपने लक्ष्यों की सिद्धि के लिए बनाया हो। मतलब कि हीगल मानते हैं कि जो राज्य होता है या जो राजनीतिक समाज होता है ये एक ऐसा साधन नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मनुष्य अपने तर्क बुद्धि द्वारा निर्मित करे, अपने लक्ष्य के लिए या अपने लाभ के लिए मनुष्य इनको बनाए। राज्य जो है, राज्य तो धरती पे ईश्वर की शोभा यात्रा है। मतलब कि हीगल मानते हैं कि जो राज्य या राजनीतिक समाज है इनको मनुष्य ने अपने लक्ष्यों की सिद्धि के लिए नहीं बनाया है, राज्य तो अपने आप बना है जो कि धरती पे ईश्वर की शोभा यात्रा है। हीगल मानते हैं कि सामाजिक जीवन की नैतिक प्रकृति में 3 प्रकार की गति पाई जाती हैं जो कि मनुष्य जीवन के स्वरूप को उजागर करती हैं। मतलब कि सामाजिक जीवन में जो मनुष्य या राज्य के सामाजिक जीवन में 3 प्रकार की गतियां पाई जाती हैं जो कि मनुष्य के स्वरूप को उजागर करती हैं। ये 3 गतियां कौन सी हैं? परिवार,
नागरिक समाज व राज्य। तो आगे हीगल बात करते हैं कि परिवार जो होता है, परिवार ऐसा मानवीय संबंध होता है जहाँ पे मनुष्य व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए त्याग करने को तैयार रहता है, लेकिन मनुष्य की भावना कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित रहती है। मतलब कि परिवार के बारे में हीगल कहते हैं कि परिवार एक ऐसा मानवीय संबंध होता है जो कि व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए त्याग करने के लिए होता है। दूसरों के लिए मतलब अपने परिवार के लिए ही त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। ये भावना जो है कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित रहती है, मतलब कि अपने परिवार तक ही सीमित रहती है। इस तरह से क्या होगा, राज्य या समाज की भलाई नहीं हो सकती। तो नागरिक समाज के बारे में हीगल बात करते हैं कि नागरिक समाज जो है वो विश्वजनीन स्वार्थवाद या अहमवाद के क्षेत्र मानते हैं। हीगल नागरिक समाज को विश्वजनीन स्वार्थवाद या अहमवाद का क्षेत्र मानते हैं। यहाँ पे मनुष्य क्या है कि अन्य सब मनुष्यों के स्वार्थ के आधार पे संबंध बनाता है। किस में बनाता है? नागरिक समाज में जो है मनुष्य स्वार्थ के आधार पे संबंध बनाता है। हीगल मानते हैं कि तीसरी गति जो है, जो कि राज्य है, इसे केवल व्यक्तिगत स्वार्थ की नींव पर खड़ा नहीं किया जा सकता है। अतः नागरिक समाज और राज्य में अंतर करना इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि नागरिक समाज में जो है व्यक्ति जो है अपने स्वार्थ के आधार पे कार्य करता है, लेकिन राज्य में व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पे नहीं किया जा सकता है। तो हीगल मानते हैं कि राज्य एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर संपूर्ण समुदाय के हित में त्याग करने के लिए तत्पर रहता है। मतलब यह है कि हीगल परिवार, नागरिक समाज और राज्य में अंतर करते हैं। उनके नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से उनमें अंतर करते हैं। परिवार को एक ऐसी संस्था मानते हैं जिसमें व्यक्ति त्याग तो करता है दूसरों के लिए, लेकिन वो त्याग सिर्फ कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित रहता है। वही कुछ व्यक्ति उनके परिवार के ही होते हैं। नागरिक समाज में व्यक्ति अपने स्वार्थ के आधार पर कार्य करता है, लेकिन राज्य में व्यक्ति स्वार्थ के आधार पे काम नहीं करता है। राज्य में व्यक्ति क्या है, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर संपूर्ण समुदाय के हित में त्याग करने के लिए तैयार रहता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि राज्य एक ऐसी संस्था है जिसमें परिवार और नागरिक समाज दोनों के गुणों का संयोग पाया जाता है। हीगल मानते हैं कि ऐतिहासिक विकास का जो प्रारूप देते हैं उसके अनुसार परिवार को हम वाद मान लेते हैं, नागरिक समाज को संवाद मान लेते हैं, तो राज्य क्या, प्रतिवाद मान लेते हैं, तो राज्य क्या होगा, इसका संवाद होगा। मतलब कि हीगल जो अपना द्वंद्वात्मक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं वहाँ पे हम परिवार को वाद मान लेते हैं, नागरिक समाज को प्रतिवाद मान लेते हैं। परिवार वाद है जो कि पूर्णतः सत्य नहीं है या पूर्णतः अपनी भरण पोषण नहीं कर सकता है, अपनी ज़रूरतों नहीं पूरी कर सकता है, अपनी सिद्धि नहीं कर सकता है। उसके विपरीत एक नागरिक समाज का उदय होता है जहाँ पे कई परिवार मिलकर रहते हैं। तो नागरिक समाज भी मिलकर अपने पूर्ण स्थिति में प्राप्त नहीं कर पाता है। दोनों अपनी जगह क्या होते हैं कि कुछ गलत होते हैं। तो दोनों को आपस में जब टकराव होता है तो एक नई चीज़ जो संवाद के रूप में उभर कर सामने आती है वो क्या है, राज्य है। अब हम बात करने वाले हैं हीगल के स्वतंत्रता संबंधी विचार के बारे में। तो हीगल के अनुसार राज्य मानवीय चेतना का विराट रूप है। यह धरती पर ईश्वर की शोभा यात्रा है। यह मनुष्य की स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है। मतलब कि हीगल मानते हैं कि जो राज्य है वो मानवीय चेतना का सबसे विराट रूप है। राज्य धरती पर ईश्वर की शोभा यात्रा है, अतः यह मनुष्य की स्वतंत्रता की सबसे उच्चतम अभिव्यक्ति है, जो परिवार और नागरिक समाज के द्वंद्वात्मक संघर्ष के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आता है। क्या आता है, राज्य आता है। तो राज्य मानवीय स्वतंत्रता का सबसे उच्चतम अभिव्यक्ति होता है जो कि परिवार नागरिक समाज के द्वंद्वात्मक संघर्ष के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आता है। क्योंकि राज्य विवेक और चेतना का साकार रूप होता है, इसलिए राज्य का कानून जो है वो चेतना का सबसे मूर्त रूप होता है। अतः राज्य जो भी कानून बनाता है या राज्य जो भी कानून पारित करता है उसका पालन करना ही स्वतंत्रता है। हीगल के अनुसार उसका पालन करना ही
स्वतंत्रता होता है। हीगल जो है स्वतंत्रता के उदारवादी विचार, जो कि स्वतंत्रता को प्रतिबंधों का अभाव मानती है, का खंडन करते हैं और कहते हैं कि ऐसी स्वतंत्रता जो है वो औपचारिक और स्वार्थमूलक होती है। क्योंकि हीगल मानते हैं कि राज्य जो प्रतिबंध लगाता है, राज्य जो मनुष्यों पे प्रतिबंध लगाता है, मनुष्य की इच्छा, उनके आवेग या भावेश में पर प्रतिबंध जो लगाता है, उससे क्या होती है कि उस मनुष्य की स्वतंत्रता सीमित नहीं होती है, बल्कि यह प्रतिबंध उसकी स्वतंत्रता के लिए एक आवश्यक शर्त होती है, क्योंकि वे मनुष्य को अपना व्यवहार राज्य के उच्चतर विवेक के अनुरूप ढालने के लिए विवश करते हैं। मतलब यह है कि हीगल मानते हैं कि राज्य जो मनुष्य की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाता है, वो स्वतंत्रता पे प्रतिबंध नहीं होता है, बल्कि स्वतंत्रता के लिए एक आवश्यक शर्त होती है, क्योंकि मनुष्य उन प्रतिबंधों का पालन करके अपने आप को राज्य के उच्चतर विवेक के रूप में ढालता है। मनुष्य इन प्रतिबंधों को स्वेच्छा से स्वीकार करता है या विवश होकर, इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ वर्तमान में अपने मनपसंद तरीकों का चुनाव करना नहीं होता है। इसका अर्थ होता है कि अपने आचरण को निर्धारित नियमों के अनुरूप बना लें। मतलब कि मनुष्य पे प्रतिबंध इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि मनुष्य अपने आचरण को बदल ले, राज्य के अनुरूप अपने आचरण को कर ले। अब बात करते हैं हीगल के दास प्रथा संबंधी विचार के बारे में। तो हीगल जो है वो स्वामी और दास में अंतर करते हुए कहते हैं कि दास अपनी स्थिति में स्वयं सद्गुण अर्जित करता है, दास अपनी स्थिति से स्वयं सद्गुण अर्जित करता है, जबकि स्वामी जो होता है वो सद्गुण से शून्य होता है। क्योंकि हीगल मानते हैं कि दास अपने जीवन में श्रम लगाकर 3 गुण अर्जित कर लेते हैं। 3 गुण क्या क्या हैं? ज्ञान, प्रकृति का नियंत्रण और आत्मसंयम। ये तीनों गुण कौन अर्जित करता है? दास अपने जीवन में श्रम को लगाकर इन तीनों गुणों का अर्जन करते हैं, ज्ञान, प्रकृति का नियंत्रण और आत्मसंयम। लेकिन दास में एक कमी पाई जाती है कि वह भय से त्रस्त रहता है। दास जो है, दास में 3 गुण मिलते हैं, ज्ञान, प्रकृति का नियंत्रण और आत्मसंयम, लेकिन उनमें एक कमी होती है कि वे भय से त्रस्त रहते हैं। यदि वह भय से मुक्ति पा लेते हैं तो क्या होगा? दासता से भी मुक्ति पा लेंगे। लेकिन यहीं पे स्वामी जो है वो श्रम से दूर रहकर इनमें से कोई गुण अर्जित नहीं कर पाता है। तो ये थे हीगल के राजनीतिक विचार। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर जो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।